नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, इस संसार में अब विचित्र विचित्र घटनाएं घटती रहती है। मेरे पास ऐसी ऐसी कहानी आती है, लोग वाग मुझे भेजते हैं और वो कहानी जब मैं पढ़ता हूं ना, तब मैं खुद हैरत में हो जाता हूं। ऐसी ऐसी बातें होती है जो अब एक तरह से मैं दिमाग लगाता हूं लेकिन समझ नहीं आ पाता। क्या ऐसा भी होता है आज के युग में, आज के टाइम में? लेकिन ये जो कहानी आपको बता रहा हूँ ना, ये कहानी हमें भेजे हैं, अपनी घटना भेजे हैं। उनका नाम है विनोद। अब विनोद जी महाराष्ट्र के रहने वाले, नासिक के पास के, और ये बताते हैं कि मेरे साथ में वो घटना घटी थी 2016 में। तो सबसे पहले विनोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी भेजने के लिए। और दोस्तों, जो लोग भी कहानी भेज रहे हैं ना, थोड़ा उनको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी बारी आएगी धीरे धीरे करके। थोड़ा जल्दी मत कीजिएगा, टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आपकी कहानी निश्चित आएगी। तो आज हम इस कहानी की ओर बढ़ते हैं जो विनोद जी ने हमें भेजा है। विनोद जी बताते हैं कि मैं गांव कस्बा में रहने वाला, और एक तरह से जो कमाने वाले थे मेरे पिताजी। अब मेहनत मजदूरी करते थे, परिवार का पेट पालते थे। और उस टाइम मैं लगभग 23 साल का हो चुका था। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई किया था, और मैं अपने पिता के साथ खेती में मदद करता था, लेकिन खेती कोई खास नहीं होती थी। अब जैसे तैसे हमारा परिवार का जीविका चलता था। लेकिन पिताजी बीमार पड़ गए ना, तो पूरा घर एकदम सन्नाटे में अब पसर गया था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। दवा दारू पर अब ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। जो भी माँ ने अब पिता से छिपा के बचत किया था, वो धीरे धीरे खर्च होने लगा। लेकिन उसकी भी एक टाइम पीरियड थी, कितना इतना ज़्यादा पैसा थोड़ी था। आखिरकार अब मेरे पिताजी और मेरी माँ मुझे बुलाया। और उस वक़्त बताऊं कि मैं 23 साल का हो चुका था, जवान था, लेकिन मैं गांव छोड़ करके शहर कभी गया नहीं था। शहर जाने में मुझे बड़ा डर लगता था। इतना बड़ा शहर के बारे में सुनता था कि कहीं मैं भटक ना जाऊं, मेरे साथ कुछ घटना न घट जाए। डर एक अंदर में भरा हुआ था। और मेरी माँ, मेरे पिता कहने लगे कि विनोद, अब तू बड़ा हो गया है, अब तू अपनी जिम्मेवारी समझ, और तू चला जा अपने मामा के पास में। और मामा के पास जा, वो हमारी मदद करेंगे, तुझे कोई ना कोई काम दिला देंगे जिससे हमारी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। अब माता पिता के कहने के बाद मुझे लगा कि हाँ, कब तक मैं माँ बाप के साथ में रहूँगा। मुझे भी अब मेहनत करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, ताकि हमारा परिवार का अब गरीबी दूर हो। और इस तरह मैं अपने मामा के पास चला गया था। मामा हमारा जो थे ना, अब एक छोटा सा फार्म हाउस था रोड के किनारे। अब मेन रोड के पास ही वो फार्म हाउस अब एक तरह से बना हुआ था, लेकिन था पुराना। जब मैं उस पहली बार फार्म हाउस का देखा था, तो मैं देखते ही रह गया था। मेरे लिए तो एक अजूबा से कम नहीं था। इतना बड़ा लंबा चौड़ा एरिया, और उसमें बाग बागवानी सब लगे हुए थे। कोठी था एक। अब कोठी 2 मंजिल बना हुआ था, लेकिन सब खाली था। उस टाइम मेरे मामा जी अब सब कुछ एक तरह से देखभाल करते थे। जब मैं मामा जी से पूछा कि मामा जी, इसके मालिक कहाँ रहते हैं, तब मामा जी हंस के कहने लगे, अरे बेटा, वो लोग पैसे वाले लोग हैं। वो ज़्यादातर वो विदेश में ही रहते हैं। साल में कभी 10 दिन के लिए आ जाए, 15 दिन के लिए आ जाए, और ऐसे ही करते रहते हैं। अब सब कुछ हमें देखना पड़ता है बेटा। मामा जी अब एक तरह से पूरे फार्म हाउस को घुमा फिरा के दिखा दिए, और कहने लगे कि विनोद, मैं तुम्हें नौकरी अब दिलवा देता हूँ, लेकिन पास में नहीं, तुम्हें 1 घंटा बस से सफ़र करके जाना पड़ेगा, और फिर 1 घंटा बस से सफ़र करके आना पड़ेगा। अब मैं करता क्या, अब शहर तो आ गया था, और मैं अपने काम में अब एक तरह से मामा जी को बोल दिया कि ठीक है, चलिए काम लगवा दीजिए। मामा जी ने बहुत मदद किया, और वो जॉब मुझे दिलवा दिया। सुबह मैं 8 बजे बस में सवार होता, और इसके बाद
मैं शहर पहुंच जाता था। और उधर से मैं अब 1 घंटा पहले मैंने 6 बजे चलता था और 7 बजे तक, कभी 7:30 बजे तक अपने फार्म हाउस पे आ जाता था। संडे की हमारी छुट्टी रहा करती थी। अब काम मैं नया नया था, थोड़ा तो पहले मैं हिचक रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब मैं बिल्कुल लाइन पर आ चुका था। 2 महीना बीत चुका था। अब मामा जी को मैं देखता था ना कि जब शाम होती थी, जब मैं आ जाया करता था 8 बजे के आसपास, एक जगह जहाँ पर फूलों की क्यारियाँ बनी हुई थी और वहाँ पर दिया बाती करते थे, पूजा करते थे। आधा पौन घंटा अब वहाँ बैठकर ना जाने क्या करते थे। जब मैंने पूछना चाहा कि मामा जी आप उस जगह पूजा क्यों करते हो जहाँ पर ना तो कोई मंदिर है ना कोई भगवान का मूर्ति है, तब मामा जी हंसते हुए कहने लगे, बेटा अब तो धीरे धीरे समझ पाएगा, टाइम लगेगा, सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, अब तो तेरे को भी यहीं रहना है। आखिरकार 3 महीना बीत चुका था। अब मैं अपना काम पर अब एक तरह से आता था, जाता था और मामा जी के साथ खाना बनाने में मदद करता था। अब फिर हम मामा भांजे खाना खाते थे और फिर सो जाते थे। यही हमारा काम था। अब दिन के टाइम मामा जी जो फूलों की क्यारियाँ, गार्डन वगैरह लगा था, अब उसमें एक तरह से माली का काम करते थे। और रात का चौकीदारी, मतलब 24 घंटे की नौकरी थी। चौकीदारी क्या थी, रात को 8 बजे के बाद गेट बंद कर देते थे। अब एक तरह से गेट में ताला बंद हो जाता था। अब फिर गेट सुबह ही खुलता था 6, 6:30 बजे के बाद। हाँ, लेकिन इसके बाद वो गेट पर निगाह रखते थे, कौन कोई आ तो नहीं रहा है। अब मालिक का तो काम करते थे, लेकिन एक तरह से अब उस फार्म हाउस का पूरी तरह से केयर टेकर थे। खैर वो टाइम जब आ गया ना, तब मैं अब कुछ समझ नहीं पाया था। रात का करीब अब 11, 11:30 बजे के आसपास की बात थी। हम मामा जी के साथ एक ही जो सर्वेंट क्वार्टर था उसमें हम सो रहे थे। जो फार्म हाउस का पिछला हिस्सा था ना, वहाँ पे एक औरत को अब रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। वो औरत कभी धीरे धीरे रोती थी और कभी चिल्ला के रोती थी, जैसे कोई अपना प्रियतम को खो दिया है। वो आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ी ना, तो मेरी नींद अब खुल गई थी। मैं अपने बिस्तर पर उठ के बैठ गया। मैंने मामा जी की तरफ देखा, वो तो खराटे भर रहे थे। अब वो रोना धोना सुन करके अब कहाँ नींद लगती। मैं बड़ा बेचैन हो गया था। आखिर वो रोने की आवाज़ अब कहाँ से आ रही। फार्म हाउस के पीछे में मैं आज तक गया नहीं था, ना तो मुझे मौका मिला था, ना मामा जी ने कभी बताया था। बड़ा बेचैन हो गया था उस औरत की आवाज़ सुन करके कि आखिर उसके साथ में क्या घटा है, क्यों इतना रो रही है। जरूर उसके साथ में कोई हादसा हो गया है, तभी तो रो रही है, विलाप कर रही है। तब तक मामा जी की नींद खुल गया। मैं बिस्तर से उठ करके अब फार्म हाउस के अंदर मैं जाने की वाला ही था। तभी मामा जी टोक पड़े, कहाँ जा रहा है विनोद, ठहर जा, आगे मत जाना। वो पहला मौका था कि मामा जी ने इतनी कड़क आवाज में मेरे से बात किया था। अब मैं जहां था वहीं रुक गया। मामा जी अब उठ बैठे थे, कहने लगे, विनोद वापस अपने बिस्तर पर, कड़कती हुई आवाज में। अब मैं बिल्कुल वापस आ गया था, अपने बिस्तर पर आके बैठ गया। अब फिर मामा जी कहने लगे, बेटा सही टाइम में मेरा नींद खुल गया था, नहीं तो तेरे साथ में कुछ भी हो सकता था। अब ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हो सकता था। मुझे तो उस औरत का रोना धोना बस सुनाई दिया था, तभी मेरी आँख खुल गई थी। मैं पूछने लगा कि मामा जी ये औरत जो रो रही थी, क्या आपको पता है कौन है? मामा जी बड़े गुस्से में दिखे और कहने लगे, तू अपना काम से काम रखना भाई, पीछे में क्या हो रहा है हमें जानने की जरूरत नहीं है। तू शांत रह, आराम से इस घर में रह, अपना काम कर, फालतू के फंड में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा नहीं हो रहा ये हम नहीं जानते हैं। अब तुम कान खोल के सुन ले, रात के टाइम ऐसी कोई आवाज़ आए ना तो उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये जगह गांव वाली नहीं है, ये जगह अलग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देख रहा ना कि आसपास एरिया बिल्कुल खाली है, हम हाईवे के किनारे पर हैं। ये सब ठीक नहीं है जैसा तू कर रहा रात के टाइम में।
मामा जी अब समझा रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं रहा था। आखिर मामा जी कहना क्या चाहते थे? वो औरत कौन थी? एक एक अंदर मन में जिज्ञासा थी। अगर वो मामा जी बता देते ना उस टाइम में, तो मैं अब सही में समझ जाता। लेकिन मामा जी कभी खुलकर नहीं बताए उस विषय पर। मुझे डांट दिए, डपट दिए कि नहीं, ऐसा कभी मत करना। कभी भी चीख पुकार सुनाई पड़े औरत का, तो कभी उसकी आवाज़ के पीछे जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तू संकट में आ जाएगा। अब फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तेरे माँ बाप ने भेजा है अब विनोद इस जगह पर अब काम करने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए। तू इन चक्करों में कभी पड़ा मत कर। मैं गांव का रहने वाला था और ऐसा कुछ मेरे साथ में कभी अनुभव नहीं हुआ था। आखिर मामा जी किस चीज पर पर्दा डाल रहे हैं? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? वो फार्म हाउस के जो पीछे जगह है, क्या वहां पर कॉलोनी है, कोई बस्ती है, कोई घर है? क्या वहां पर औरत रहती है? क्या उसके साथ में कुछ हादसा हो गया था उस रात को? मेरा मन जो था ना, बड़ा अलग था। मैं दयालु स्वभाव का था। किसी का दुख दर्द मेरे से देखा नहीं जाता था। अब उसी खोजबीन में लगा रहा था, मन ही मन, कि एक दिन मैं जरूर पता करूंगा आखिर वो आवाज रात को क्यों सुनाई पड़ी थी, उसके पीछे का रहस्य क्या है। खैर, बहुत दिन तक तो मौका नहीं मिला और वो आवाज कभी कभी 10 दिन में, 15 दिन में जरूर मुझे सुनाई देती थी। और जब आवाज मैं सुनता था ना, तो बड़ा बेचैन हो जाता था। मन करता था कि उस आवाज के पीछे जाएं, अब पता करें कि आखिर वो आवाज किसकी है, कौन रो रहा है इतनी तेज तेज आवाज में। जरूर उसके साथ में कुछ बुरा हो रहा होगा। लेकिन मामा जी थे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं उस आवाज का पीछा करूं और जानने की कोशिश करूं कि आखिर उस फार्म हाउस के पीछे का रहस्य क्या है। खैर, अब एक दिन मुझे वो मौका मिल गया था। मौका ऐसे मिला था कि मामा जी थे ना, 3 दिन के लिए अपने गांव जा रहे थे। कुछ जरूरी काम था। कह रहे थे कि विनोद, अब फार्म हाउस की जिम्मेवारी तेरी है। ये रहा सब चाबियां संभाल के रख। तुझे कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन में मैं लौट ही आऊँगा। तू सुबह अपना काम पर निकल जाया कर, शाम को आया कर। हाँ, एक राउंड पूरे फार्म हाउस के मार लिया कर कि सब चीज़ अपनी जगह पर सुरक्षित है ना, कोई कमरे के ताला वाला तो नहीं खुला है। बस इसी चीज़ का निगाह मार लेना। 3 दिन बाद मैं तो लौट ही आऊँगा और तब तक सब काम चलता रहेगा। अब फूलों में अच्छी तरह से मैं पानी दे दिया हूँ, खाद डाल दिया हूँ, तो 3 दिन तक तो चली जाएगा। अब इसके बाद मामा जी चले गए थे और वो दिन था शुक्रवार का। अब तो शुक्रवार का मुझे वक्त नहीं मिला। अब मैं अपना ड्यूटी पर निकल गया था। शाम को 7 बजे, 7:30 बजे, कभी कभी तो 8 भी बज जाता था। तब मैं अपने फार्म हाउस पहुंचता था। इसके बाद मुझे खाना बनाना और टाइम लग जाता था। दिन भर का थका हारा होने के कारण मैं खाना खा करके जल्दी से सो जाया करता था। और आखिरकार 3 दिन तक तो, अब एक तरह से 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ। ना तो औरत की आवाज आई, ना कुछ अलग अनुभव हुआ। 2 दिन तक तो मैं आराम से उस जगह पर रहा, खाना बनाया, खाया, अपनी ड्यूटी किया, वापस लौटा, कुछ भी नहीं हुआ। अब जब मैं आता था तो पूरा राउंड मार लेता था फार्म हाउस का। कोठियों का जो कमरा था अब अच्छी तरह से बंद थे, मतलब सब कुछ सही था। वो संडे की रात थी। संडे की रात जब मैं ऑफिस में था अपने काम में, 5 बजे के आसपास बरसात का अब एक तरह से गिरना शुरू हो गया था। बादल जम गए थे, बरसात होने लगी थी। अब मुझे लगा कि आज मैं भीग जाऊंगा। आखिरकार समय हुआ, मैं बस पकड़ा और अपने स्थान पर उतर गया था। लेकिन वाकई में बरसात अब पड़ रही थी, लेकिन इतनी जोर से नहीं थी। मैं जैसे तैसे अपने को बचाते हुए फार्म हाउस में आ गया। ताला खोला, अंदर चला गया और गेट लॉक करके और दौड़ता हुआ अपने सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गया था, जहां मैं रहता था। और इसके बाद में अब जो भी भीगे कपड़े थे उतार करके अब फिर खाना बनाने लगा। भूख लग रही थी जोरों से। तब बरसात तो नहीं, जो बहुत तेज अब होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि तूफान आ गया है
आसमान टूट पड़ा है। मूसलाधार बारिश, बादल की गरजने की, बिजली चमकने की आवाज अब सुनाई पड़ रही थी। झमाझम पानी बरस रहा था। अब मैं अपना खाना बना करके और उस मौसम का आनंद लेते हुए, क्योंकि अब कल जो था संडे था, कल तो मैं अब इतना जल्दी उठने वाला नहीं था। मैं तो बस 10 बजे से पहले अब उठने वाला नहीं था। अगर मामा जी होते तो मुझे उठना पड़ जाता, लेकिन मामा जी गांव गए हुए थे। चलो अच्छा है, कल मैं बड़ा देर से उठूंगा, पूरी नींद पूरी करके। यही सब सोचते हुए खाना खा करके मैं अपने बिस्तर पर आ गया था। मुझे किताब पढ़ने की आदत थी और शहर से मैं कुछ न कोई किताब लाता था और वही मैं पढ़ रहा था। अचानक जो बल्ब जल रहा था हमारे कमरे में, अब एक तरह से ब्लिंकिंग करने लगा। ऐसा लग रहा था कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट होता तो अचानक हो जाता, कभी वो जल जाता, कभी बंद हो जाता। ऐसा खेल चलता रहा। आखिरकार मुझे किताब अपना बंद करना पड़ा और सोचा कि अब छोड़ो, अब सो ही जाते हैं। तब तक रात का करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो चुका था। अभी मैं बस नींद में जाने वाला था कि मेन गेट पर दस्तक हुआ। मेन गेट पर जब दस्तक हुआ ना, तो मुझे लगा कि कहीं मामा जी तो नहीं लौट आए, क्योंकि वो 3 दिन बोले थे। अब मुझे आशंका यही हुआ था कि मामा जी आ गए इस बरसात वाली रात में, और वो भी भीगे होंगे। अब बारिश तो अब खूब तेज हो रही थी। अब मैं चाबी लेकर के, छतरी लेकर के एक तरह से दौड़ता हुआ मेन गेट पर भागा। अब मेन गेट पर मैं आवाज लगाने लगा कि कौन है बाहर में, लेकिन बारिश का इतना शोर था कि आवाज मैं समझ नहीं पा रहा था। उधर से आवाज तो जरूर आ रही थी, लेकिन इतनी तेज बारिश, मूसलाधार बारिश और ऊपर से बिजली कड़कती थी। अब मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर लगा था कि मेन गेट के दूसरी तरफ में कोई है। आखिरकार मैं ताला खोल दिया। जब छोटा गेट खोला ना, तब में मुझे वो लड़की पहली बार नजर आई। सफेद कपड़ों में भीगी हुई लड़की और मेरी तरफ देख रही थी। जब मैं उसको देखा ना, तो देखता ही रह गया था। अब जवान लड़की थी, सफेद कपड़ा पहन रखी थी, और जब बिजली चमक रही थी ना, तो पूरा बदन अब उसका दिखता था। चेहरा इतना सुंदर था कि नजरें मेरी हट नहीं रही थी। भीगने के कारण से कपड़ा पूरा बदन पर चिपक गया था। अब मैं उसकी तरफ देख रहा था और वो मेरी तरफ में। तब मेरा ध्यान भटका कि अरे, ये मैं उसको क्यों देख रहा हूं, पूछूं ये कौन है, किस लिए आई है। तब मैं पूछ बैठा, आप कौन है जी, क्या चाहिए आपको। वो लड़की जो दरवाजे पर अभी भी बारिश में भीग रही थी, कहने लगी कि देखिए, मैं रास्ता भटक गई हूं बारिश होने के कारण से। मैं अपने गांव जा नहीं पाई। आखिरकार मुझे इस जगह पर रोशनी नजर आया, तब मैं आपके गेट पर आ गई। ये बारिश तो थम नहीं रही है, मैं बुरी तरह से भीग गई हूं। मुझे अपने गांव का रास्ता भी नहीं मिल रहा है, तो क्या आज रात मुझे इस जगह पर रोकने देंगे। मैं बहुत ही दयालु था, लोग बाग को दुख को समझता था, दर्द को समझता था। अब मुझे भी लगा कि हाँ, ये बिल्कुल लड़की सही कह रही है। एक तो लड़की जात, ऊपर से जवान, तीसरी चीज भीगी हुई है, मुझे मदद करना चाहिए। अगर मामा जी होते तो मैं अब ये जिम्मा उनके ऊपर छोड़ देता, लेकिन मामा जी तो थे नहीं। अब जो भी मुझे डिसीजन लेना था, खुद का लेना था। अब मैं एक बार और उसकी तरफ देखा और कहने लगी, क्या सोच रहे हैं आप, मुझे अंदर ले लीजिए ना, रात भर की तो बात है, और जैसे ही सुबह होगी मैं अपने घर चली जाऊंगी, अपने गांव चली जाऊंगी। अभी मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। अब मैं इतनी भीग चुकी हूं कि मुझे मेरी तबीयत अब खराब हो रही है। वाकई में उसकी आवाज में दर्द था और ऊपर से बारिश झमाझम पड़ रहा था। तब मैंने कहा, अरे अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। एक तरह से वो अंदर आ गई मेरी छतरी के अंदर। तब मैंने गेट बंद किया, ताला लगाया और अपनी छतरी के सहारे लेकर के सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गया था। वो कोठियों की तरफ देख रही थी, उसकी निगाह जो थी ना, कोठियों पर जमी हुई थी। अब मैं उसकी तरफ देख लेता था। आखिरकार हम सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गए थे।
तब मैं बोला कि आप अंदर चलिए, मैं छतरी रख कर के आ रहा हूँ। छतरी बंद करके अब मैं उसको अब एक कील पर टांग दिया था जहाँ वो टांगा जाता था। इसके बाद मैं कमरे में आया तो लड़की अब जैसे जाड़े के बुखार की तरह कांप रही थी। शायद भीगने की वजह से अब उसको ठंड लग रही थी। मैंने तौलिया दिया कि फटाफट अपने बदन को पोंछिए। अब मेरे पास में अब लेडीज कपड़े तो है नहीं, मेरे पास में टी शर्ट है और पजामा है। अगर आप पहन सकती हैं तो पहन लीजिए, नहीं तो आप ठंड में और तबीयत खराब हो जाएगी। अब एक तरह से सर्वेंट क्वार्टर मेरा एक ही था और बाहर बरसात हो रही थी। लड़की शायद अब कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इस नौजवान के सामने मैं कपड़ा कैसे बदलूं, लेकिन मैं समझ गया था। मैंने कहा कि आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं बाहर बरामदे में खड़ा हूँ, और जब आप कपड़ा बदल लें तो दरवाज़ा खोल दीजिएगा। आप डरिए मत, बिल्कुल आप अब इस जगह पर सुरक्षित हैं, डरने की कोई बात नहीं है। आखिरकार लड़की ने वैसे ही किया, दरवाज़ा बंद करके, और कुछ देर तक अब शायद कपड़ा बदल रही थी। जब दरवाज़ा खोला ना, तब मुस्कुराती हुई बोलने लगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस बरसात की रात में बहुत मदद की। तब मैंने देखा उस लड़की को जो मेरा ही टी शर्ट पहन रखी थी। सफ़ेद टी शर्ट उस पर बहुत ही ज़्यादा फब रहा था, और पजामा भी सफ़ेद पजामा, सफ़ेद टी शर्ट। अब एक तरह से मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लड़की इतनी सुंदर थी कि मेरी निगाहें बरबस उसके चेहरे पर अब ठहर जाती थी। लड़की मुस्कुरा करके बोली, ऐसा क्या देख रही हो, कभी लड़की नहीं देखी क्या इतनी सुंदर। मैं मुस्कुरा पड़ा कि मैं बोला कि हाँ, गांव में रहा हूँ, लड़कियां तो बहुत देखा हूँ, लेकिन आपकी जैसी नहीं, आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। लड़की एक तरह से थैंक यू बोलने लगी। मैं समझ गया था कि अब इसको ठंड लगी है, अब मुझे चाय वाय कुछ बना के देना चाहिए, लेकिन दूध नहीं था। मैं पूछ ही बैठा कि देखिए, मेरे पास में दूध तो है नहीं, क्या मैं आपके लिए लाल चाय बना दूं? लड़की कही, नहीं नहीं, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एक तरह से पेट भरा हुआ है, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे सोने के लिए स्थान मिल जाए, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, और सुबह होते ही मैं अब इस घर से निकल जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है, देखिए ये 2 बिस्तर हैं, और एक तो मेरे मामा जी का है, वो तो अभी है नहीं, तो उनका बिस्तर आप इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की उसी बिस्तर पर जाकर लेट गई थी, और सही में अपनी आंखें बंद कर लिया था, जैसे वो थकी हो और नींद में आ चुकी हो। मैं भी अपने बिस्तर पर अब आ गया था। अब जो बल्ब था ना तो टिमटिमा रहा था, ना उसमें फ्लैक्चुएट हो रही थी, ना वो कभी बंद हो रहा था, लगातार जलता जा रहा था। अब मैं अपने बिस्तर पर बैठ करके उस सुंदर लड़की का चेहरा निहारने लगा। बड़ा ही सोते टाइम बहुत ही सुंदर लग रही थी, और मैं अब कुछ देर देखने के बाद अपने बिस्तर पर आ लेटा था। अब मुझे लगा कि नहीं, इस लड़की की तरफ इतनी ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, ये लड़की पराई है, ये कोई मेरी मित्र थोड़ी है, इससे मेरी कोई दोस्ती थोड़ी है। लेकिन मैं भी जवान था, 23 साल का हो चुका था, मेरे दिल में अब दिल धड़कता था, और सुंदरता देख करके लड़की का मेरा भी मन अब बेचैन होने लगा था। लेकिन मैं समझ गया था कि लड़की मुसीबत में है, अब मुसीबत में हमारे पास में आई है। अब ऐसी लड़की के साथ में अब हमें कुछ ऐसा सोचना भी पाप है। आखिरकार मैं अपने मन को मार करके और अपना बिस्तर पर आराम से लेट गया था। कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर के ऊपर में कोई है, गहरी गहरी सांसें लेती हुई, तब मेरी आंख खुली। देख करके हैरानी हुई कि वही लड़की जो मामा जी के बिस्तर पर आराम से चैन की नींद सो रही थी, कब मेरे बिस्तर पर आ गई, मेरे सीने पर सवार, अब एक तरह से मेरी आंखों में आंखें डाल करके मुस्कुरा रही थी। कहने लगी कि मैं तुम्हें सब देखी थी, अब मैं तुम्हें पहचान चुकी हूं, तुम मुझ पर अब एक तरह से फिदा होना, लेकिन तुम शर्मीले हो, इसलिए तुम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तुम्हारी भावना को मैं समझ गई थी। चलो अब हम अपना प्रेम शुरू करते हैं। वाकई में उस लड़की में अब बोलने में जादू था या इसकी आंखों में जादू था,
मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ में हो सकता है। लेकिन मैं उसकी आंखों की जादू में एक तरह से खो गया था। वो जो लड़की कह रही थी, अब वो हर बात में मानने को तैयार था। अब वैसा ही रात भर चलता रहा। अब मैं कुछ समझ नहीं पाता था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। मैं तो इसके बारे में जरूर सोचा था, लेकिन ऐसा हो जाएगा अचानक, लड़की का कैसे जान गई, कोई जादूगरनी है। लेकिन अब ये सब सोचने का अब फुर्सत नहीं था। हम दोनों प्यार में मशगूल थे। आखिरकार मैं तो थक चुका था, नींद मुझे आ रही थी। और तब मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे अब नींद आ रही है, अब आप उस बिस्तर पर लेट जाइए। लड़की ने मेरा कहना माना। अब मामा जी के बिस्तर पर लेट गई थी। और कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आँख खुली ना, तो 7:30 सुबह का बज रहा था। घड़ी देखा। अब मैं पलट करके अब उस बिस्तर पर देखा, जो लड़की सोई ही थी वो तो थी ही नहीं। आखिर वो कहाँ गई? मैं उठा। अब एक तरह से उस लड़की को देखने लगा, और उस लड़की ने अपना प्यारा नाम भी बताया था, और उसी का प्यारा नाम लेकर के मैं आवाज़ लगा रहा था कि तुम कहीं बाथरूम में तो नहीं हो। लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर वो बाथरूम में होती तो ज़रूर मुझे दरवाज़ा बंद मिलता, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ है। और इसके बाद मैं कोठियों की साइड में गया, लेकिन कोठी के दरवाजे पर भी मोटे मोटे ताले लगे हुए थे, और जिसकी चाबी मेरे पास में थी। अब मैं मेन गेट पर गया। मेन गेट पर जाके मुझे हैरानी हुई कि जो मैं ताला रात को बंद किया था, वो ताला तो लटक रहा था। मतलब वो लड़की अब गई तो कैसे गई? पूरा फार्म हाउस छान मारा था, लेकिन वो लड़की ना जाने जमीन में अब गायब हो चुकी थी कि आसमान में गायब हो चुकी थी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं बड़ा परेशान था उस लड़की को ना पा करके। आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की निकल कैसे गई। और आखिरकार जो मेरा सर्वेंट क्वार्टर था ना, सर्वेंट क्वार्टर के पीछे बाउंड्री थी, बिल्कुल सटी हुई, और वहां पर एक छोटा गेट था। मामा जी मुझे उस तरफ जाने का मना किए थे कि नहीं बेटा, उस साइड में कोई जाता नहीं है। हमें पूछा था भी ना जाने कितनी बार कि मामा जी, ये जो हमारी बाउंड्री है उसके पीछे में जो आवाज़ रात में सुनाई देती है, वो आवाज़ कहाँ से आती है? कोई बस्ती है, कोई गांव है, कोई घर है? तो मामा जी डांट देते थे, शांत रहो, उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक तरह से मामा जी थे नहीं तो खोजबीन में जुट गया था कि आखिर और कौन सा रास्ता हो सकता है कि लड़की निकल गई। मेन गेट से तो गई नहीं, और कोई रास्ता है नहीं, बाउंड्री ऊंचा ऊंचा है, तो कैसे जा सकती है? अब सर्वेंट क्वार्टर के पीछे जो बाउंड्री थी, अब मैं पीछे चला गया था। पीछे जाने के बाद मैं देखा तो एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था, और वो लकड़ी का दरवाजा था, और उसमें भी ताला लगा हुआ था। पुराना ताला, जंग खाया ताला, यानी वो ताला कभी खुला नहीं है। आखिर अब मैं एकदम डर गया था कि आखिर वो लड़की गई कहाँ से, कहाँ गई? इस फार्म हाउस में आगे का गेट बंद, अब ये भी जो चोर गेट था ये भी बंद पड़ा हुआ है, तो लड़की गई कहाँ से? मैं बताऊं कि मैं दिन के 12 बजे तक बेचैन रहा, हर तरफ उस लड़की को ढूंढ रहा था। जो मन में आता उधर ही दौड़ पड़ता, देखता। हाँ, मैं उस ताले को खोलने की कोशिश भी किया, लेकिन उसकी चाबी मेरे पास में उस छल्ले में थी नहीं जो मामा जी दे के गए थे, और ताला भी जंग लगा हुआ था, पुराना ताला था, वो खुल नहीं पाया किसी चाबी से भी। आखिरकार मैं निराश हो गया था उस लड़की को ना देख करके कि वो लड़की कोई जादूगरनी थी जो हवा में गायब हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कमाल की बात थी, जो कपड़ा मैंने दिया था उसको, टी शर्ट वगैरह, और सब कुछ खूंटी पर टंगा हुआ था, और अपना कपड़ा पहन करके वो चली गई थी। मेरा कपड़ा सही सलामत खूंटी पर टंगा हुआ था। वाकई में पूरा दिन मैं बेचैन रहा। खाना तो जरूर बनाया, लेकिन खाने में रुचि नहीं थी। और उस लड़की का भोला भाला चेहरा, और रात के टाइम वो मेरे बिस्तर पाना, उसके साथ प्यार करना, मुझे बड़ा अब एक तरह से आनंद आ रहा था। लेकिन जब मैं उसको नहीं पाया ना, तो मन में निराशा अब एक तरह से घेर लिया था।
फिर रात हुई। अब जो मौसम था ना, बिल्कुल बदल गया था। आसमान में बादल जरूर थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि अभी चल के पीछे देखते हैं कि आखिर पीछे में है क्या। और वो जो कभी कभी आवाज़ में सुनता हूँ रोने की, वो आवाज़ आती कहाँ से? क्या हमारे फार्म हाउस के पीछे में कोई घर है, कोई कॉलोनी, कोई बस्ती है? आखिरकार अपने मेन गेट पर ताला मार करके अब मैं बाउंड्री का अब सीधे चलता हुआ अब बैक साइड में आ चुका था। बैक साइड में जब आया तो जंगल जंगलात मुझे दिख रहे थे। ना तो आसपास में कोई मुझे घर दिखाई दिया, ना ऐसा कोई निशान कि वहाँ कोई रहता होगा। हर तरफ जिधर देखो जंगलात ही जंगलात, झाड़ियाँ, अब ये सब झाड़ वगैरह का सब कुछ उगा हुआ था। और ऊपर से बरसात जो हुई थी ना, पानी अब एक तरह से भरा हुआ था। मैं दूर तक तो नहीं जा पाया, लेकिन जितना साफ जगह थी जहाँ तक मैं जा सकता था, अब वहाँ तक पहुँच गया था। और इसके बाद मेरी नज़र जब पड़ी ना, तो मैं चौंक गया था। मुझे वहाँ पर कुछ पुरानी कब्रें दिखाई दी। जब मैं कब्र को देखा ना, तो मैं सही मायने में डर गया था। अरे, ये तो पीछे कब्रिस्तान है, मैं यहाँ पर क्यों आया? हमारे गांव के पास में ही कब्रिस्तान था। और जब हम लोग खेलने कूदने के जाते थे मैदान में, और तब हमारे गांव के लोग मना करते थे कि बच्चे कब्रिस्तान के साइड में मत जाना, वहाँ पर भूत प्रेत होते हैं। वही कब्रिस्तान मैं अपने फार्म हाउस के पीछे देखा था। वाकई में मुझे बड़ा डर लगा दिन के टाइम में भी। मैं भाग करके फिर अपने मेन गेट पर आ गया था। मेन गेट पर आने के ताला खोल के फिर मैं अंदर चला गया। मैं उस दिमाग से निकाल चुका था कि पीछे श्मशान है, मुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए। फिर मैं लड़की के बारे में सोचता रहा कि आखिर वो लड़की गई तो कैसे, कहाँ से आई थी, कहाँ गई, कुछ पता ही नहीं चला। शाम हो चुकी थी। इसके बाद में जो दिन में बनाया था ना, अब वही खाना कुछ बचा हुआ था। वही खाना खा करके मैं आराम से अपने बिस्तर पर अब किताब पढ़ रहा था। लाइट जल रही थी। 11 बज चुका था। मामा जी कल पक्का आ जाएंगे, 3 दिन बोला था, आज 3 दिन पूरा हो चुका है। एक तरह से मैं निफिक्र था, चलो कल मामा जी आ जाएंगे, अब फिर हमें इस फार्म हाउस की देख रेख की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कुछ होगा मामा जी अब देखेंगे, समझेंगे। आज की रात सही सलामत कट जाए। किताब पढ़ता रहा 11 बजे तक। और वही लाइट फिर टिमटिमाने लगी, टिमटिमाती रही, फ्लैक्चुएट करती रही। अब मैं बल्ब की तरफ देख रहा था, रोशनी की तरफ। अचानक वो रोशनी कुछ देर के लिए शांत हो गई। अब पूरे कमरे में अंधेरा हो चुका था। जैसे ही अंधेरा हुआ ना, मेरे मन में एक डर समाने लगा। मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि आसपास में कोई है जो मुझे देख रहा है। सांसों की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, जैसे वहाँ पर कोई लंबी सांस छोड़ रहा है, लंबी सांस ले रहा है। ऐसी आवाज़ मुझे अब सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत डर चुका था। ऐसा डरा हुआ था कि जी कर रहा था कि इस जगह से निकल के अब बाहर मेन रोड पर चला जाऊं। ना जाने लाइट बंद होने के बाद अभी जो सर्वेंट क्वार्टर था ना, बहुत ही रहस्यमय अब हो चुका था। कौन है वहाँ पर? कौन अंधेरे में मेरे को देख रहा है? कौन लंबी लंबी सांसें ले रहा है? और तभी लाइट जल चुकी थी। लाइट जली तो मैं चौंक करके पूरा कमरे में निगाह दौड़ाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन एक आश्चर्य थी, वो जो टी शर्ट मेरे खूंटी पर टंगा हुआ था, वो पजामी, वो गायब हो चुकी थी। और वो कहाँ गई मुझे अच्छी तरह से याद था कि वो जैसे सुबह में नजर आई थी, उसके बाद में उसको छुआ तक नहीं था। और वो अपने स्थान पर थी ही नहीं। कहाँ चली गई? मैं तो पूरा सर्वेंट क्वार्टर में ढूंढ लिया था, लेकिन वो नहीं मिले। मन बड़ा बेचैन हो गया था, कहीं वो लड़की फिर तो नहीं आ गई। लेकिन मैं पूरा हर जगह देख लिया था, उस लड़की का नामो निशान मौजूद नहीं था। वो भला अब जाने के बाद क्यों आएगी? आज तो बरसात भी नहीं हो रहा। आखिरकार अपने मन को समझाता हुआ अब एक तरह से डर तो लग रहा था। आज जब मामा जी रहते थे ना, तो मुझे ऐसा डर महसूस होता भी नहीं था। आखिरकार 12 बज चुका था और मैं अब एक तरह से गहरी नींद में जाने की कोशिश कर रहा था। नींद में तो आ चुका था। अचानक फिर जो लाइट थी ना,
अब एकाएक बंद हो गई। आज जैसे ही बंद हुई ना, ऐसे ही मेरे सीने पर कोई सवार हो चुका था, लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ। हाँ, एक तो मैं चीखने को तैयार बैठा था। ये जो कुछ हुआ था अचानक हुआ था। लाइट चली गई थी, पूरा कमरा अंधेरे में भर चुका था। हाँ, मैं चीखने वाला था कि कौन है मेरे सीने पर। हाँ, तभी वही सुरीली आवाज सुनाई पड़ी, मैं हूं ना, तुम मुझे भूल गए क्या। बड़ा ही मीठी आवाज उसी लड़की की थी। हाँ, मैं खौफ में था, तुम कब आ गई। हाँ, तुम यहां से तो सुबह में चली गई थी, फिर नजर नहीं आई। हाँ, वो हंसने लगी, हंसते हुए कहने लगी, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो इसी घर में थी, तुम शायद मुझे देख ही नहीं पाए। हाँ, इसके बाद वो तुम मुझसे लिपट गई थी, जो करना चाहती थी मनमानी अपना करके ही बैठी। हाँ, मुझे उस टाइम ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि मैं डरा हुआ हूं। दिमाग एकदम एकदम शून्य हो चुका था। कुछ सोचने समझने की शक्ति मेरे में शायद थी ही नहीं, खत्म हो चुकी थी। आखिरकार जब मुझे एहसास हुआ कि ये सब मेरे साथ में हो रहा है, आज जब मैं अपने आप को अब होश में पाता हूँ, आंखें खोलता हूँ, तो रोशनी भी अब आ चुकी होती है। रोशनी में मैं देखता हूँ तो कमरे में कोई नहीं है। दीवार पर देखता हूँ, जिस खूंटी पर मेरा टी शर्ट और वो पजामी टंगी हुई थी, वो अपनी जगह पर आ चुकी है। अब तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी। डर के कारण मेरा तो मन कर रहा था कि मैं इस जगह से भागूं और दोबारा इस घर में कभी ना आऊं। मैं अपने गांव निकल जाता हूं। ये तो बड़ा ही विचित्र जगह है, ये तो रहस्यमयी जगह है। मामा जी ना जाने कि इस जगह पर कैसे रहते होंगे। लेकिन मैं अपने आप को संभाला कि नहीं, ऐसे में इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता है। जो होगा देखा जाएगा। जब तक मामा जी नहीं आ जाएंगे, मैं इस जगह को छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार मैं रात भर जगा रहा। जरा भी कहीं आवाज होती थी, अब मैं खौफ में भर जाता था। आखिरकार 2 बज चुका था। हाँ, तभी वो डरावनी आवाज मुझे सुनाई पड़ी, जैसे उस रात कई रात में सुन चुका था, औरत को रोने की आवाज। हाँ, उसी कब्रिस्तान से आ रही थी जो मैं दिन के टाइम देख के आया था। और वो आवाज में दर्द था, जैसे उसका कोई अपना अब परिजन कोई गुजर चुका है। लेकिन अब मैं समझ गया था कि वो उस जगह पर कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, ये तो कब्रिस्तान है। तो क्या वो जो लड़की आई थी, कहीं वही तो नहीं थी। कब्रिस्तान पास में है, क्या मेरे साथ में ऐसा धोखा हुआ है। क्या वो कब्रिस्तान वाली लड़की थी। अब तो मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। भागने की इच्छा थी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी समझ रहा था। ना, मैं ऐसे नहीं भागूंगा। मामा जी आ जाएंगे, इसके बाद पूरी हालात मामा जी को बताऊंगा। मामा जी मुझे उचित सलाह देंगे कि मुझे करना क्या है। अब वैसे मेरा एक शहर में दोस्त रहता था, और वो कहता था कि विनोद, तुम इतनी लंबी यात्रा करते हो, कुछ पैसा दे करके मेरे साथ में रह जाओ, शेयर कर लो कमरा, बस में तुम्हारा भाड़ा भी लगता है, वो बात बराबर हो जाएगी। वही मैं सोच रहा था कि अगर मामा जी आ जाएंगे ना, तो मैं इस जगह को छोड़ दूंगा। मैं अपने दोस्त के साथ अब शहर में रह जाऊंगा, उसी के साथ कमरा शेयर करके। आखिरकार सुबह हो चुकी थी। मैं तो मामा जी का इंतजार कर रहा था कि मामा जी कब आएंगे कब आएंगे। आखिरकार 10 बजे गेट पर दस्तक हुई। तब मैं दौड़ता हुआ भागा गेट पर। जब पूछा कि कौन है बाहर में, तब मामा जी कहे कि मैं हूं बच्चा, दरवाजा खोल। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। चलो, अब मामा जी आ गए, अब जो कुछ होगा मामा जी देखेंगे समझेंगे। मेरा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब अंदर आ चुके थे। अब मामा जी मुझसे पूछ रहे थे कि विनोद, सब कुछ सही है ना यहाँ पर, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई ने। मैं कहने लगा, मामा जी पहले चलिए क्वार्टर पर, अब वहाँ बैठ के बात करेंगे। मामा जी मुझे संदेह की नज़र से देख रहे थे। आखिरकार मैं अब सर्वेंट क्वार्टर में आ चुका था। अब हम दोनों लोग चारपाई पर बैठ गए थे। मामा जी कह रहे थे, विनोद थोड़ा पानी तो पिला दे। मैं मटके से पानी निकाल करके उनको दिया। पानी पी करके अपनी मुझे बताव देते हुए कहने लगे कि हाँ विनोद, तू बता, तू कुछ बताने वाला था ना।
मैंने कहा, मामा जी, आप इस जगह पर कैसे रहते हो, वो भी अकेले? मामा जी अब मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे और कहने लगे, विनोद, बात क्या है बेटा? मुझे अब विस्तार से बता, तेरे साथ कुछ बात हुई है क्या? तब मैंने वो रात वाली घटना बताने लगा कि मामा जी, बरसात हो रही थी। मैं तो समझा कि कुछ और बात है और मैं अब गेट पर चला गया था। आखिरकार शुरू से लेकर के अंत तक वो सारी घटना बताया और आज रात की जो बीती थी रात, वो जो घटना हुआ था वो भी बता दिया। वो भी बता दिया कि मामा जी, मैं उस जगह पे भी गया था जो आप जानने के लिए मना करते थे कि पीछे में क्या है। पीछे में तो कब्रिस्तान है मामा जी। मामा जी साहब बातें अब सुन चुके थे। कहने लगे कि विनोद, मैं इसीलिए तेरे को बताता नहीं था बेटा कि पीछे में कब्रिस्तान है। देखो, मैं शाम को पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ। जब मैं पूजा पाठ कर लेता हूँ ना, दिया बाती कर लेता हूँ उस जगह पर, मेरा मन शांत रहता है और डर मुझे नहीं लगता है और ना कोई ऐसी शक्ति मेरे पास में आती है। लेकिन बेटा, सबसे बड़ी गलती हुई, तुझे मैं अकेले इस फार्म हाउस में छोड़ दिया और तुझे मुझे सब कुछ तुम्हें बताना चाहिए था। यही मेरे से गलती होगी बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे बताना चाहिए था। मैं सब समझ गया था। मामा जी कह रहे थे कि जो लड़की तेरे पास में आई थी ना, वो लड़की हमेशा इस जगह के आसपास में मंडराती रहती है। मैं कभी गेट के बाहर भी उसको देखता हूँ, लेकिन वो उसमें उतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे पास में आ जाए। मैं पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन उस रात उसको मौका मिल गया था। मैं वहाँ पर था नहीं और वो जान चुकी थी कि अब इस घर में अब तुम हो। इस बारिश का मौसम भी था और वो अपना माया जाल अब एक तरह से बिछा चुकी थी और वो तुम उसके माया जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। अब मैं सब कुछ जान गया था और इसके बाद मामा जी से बोला कि मामा जी, मुझे शहर में एक दोस्त ने ऑफ़र दिया है कि शहर में रह जाओ, जो बस के किराया देते हो और उतना में अब यहाँ पर गुजारा हो जाएगा। तो आप क्या कहते हो? मामा जी कहने लगे, बेटा, अच्छी बात है और मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि तुम इस जगह से निकल जाओगे। देखो बेटा, मेरी नौकरी ना होती ना तो मैं भी इस जगह पर रुकता नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। मैं तो पूजा पाठ करता रहता हूं ना, तुम तो देखे हो ना। मैं भी समझ चुका था कि मामा जी की मजबूरी है। अगर मामा जी की मजबूरी नहीं होती नौकरी की, तो इस जगह पर भला कोई अब इंसान क्यों रुकेगा, जहाँ पर कब्रिस्तान से रात में आवाज़ें आती हो, आत्माएं मंडराती रहती हो, और खास करके उस लड़की की आत्मा जो उस जगह पर भटकती रहती है, जो मेरे पास में आई थी। ये सब क्या था? ये सब डराने वाला ही तो था। आखिरकार मामा जी ने मुझे इजाज़त दे दिया था और इसके बाद में वो फार्म हाउस छोड़ दिया था। मैं अपने दोस्त के पास सेटल हो गया था, लेकिन मैं मामा जी को भूला नहीं था। जब भी संडे होता था ना, तो कभी कभी मैं संडे के दिन में अब मामा जी के पास जरूर आता था, लेकिन दिन भर रुकने के बाद रात में कभी नहीं रुकता था। शाम होते ही बस पकड़ करके अब मैं शहर निकल जाता था। तो दोस्तों, ये थी विनोद जी की अपनी आप बीती। यह आप बीती आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हैं तो उस पर भी जाइए, उस पर भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं डाल रखा हूँ। उन कहानियों का आनंद लीजिए और फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।